अभी समझते हैं एम आई टाइप एमीटर। इसमें सबसे पहले है एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ एमीटर। तो जो एमीटर है उसका रेंज कैसे एक्सटेंड करना है, तो एक्सटेंड करने के लिए क्या करना है कि एक शंट कॉइल हमको जोड़ना है। इसका आर एस एच और एल एस एच इसका ये होगा इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, और मीटर का एल एम और आर एम है। तो आई करंट यहाँ से आ रहा है, आई एम इसमें जा रहा है मीटर में, और आई एस एच शंट में जा रहा है। तो आई एम का जो वैल्यू रहेगा अभी, आई एम और आई एस एच हम लोग करंट डिवाइडर रूल से ऐसे निकाल लेंगे। मतलब आर एस एच जब आई एम निकालेंगे तो आर एस एच ऑपोजिट ब्रांच का ये होगा। सो अभी क्या करेंगे कि आई एम बाई आर एस एच कर देंगे, तो हमको ये वाला मिल जाएगा वैल्यू ऐसे। जो नीचे का है वो तो कैंसल आउट हो जाएगा। नाउ इसमें हम लोग आई एम बाई आई एस एच जो किए हैं, तो आर एस एच बाई एम ऐसे कॉमन हो जाएगा बाहर में, और ये वाला ऐसे बचेगा। तो यहाँ पे जो ओमेगा वाला टर्म आ रहा है, तो ये डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी की वजह से एरर हो सकता है। तो अभी कंडीशन टू एलिमिनेट द एरर ड्यू टू ये, तो हम लोग को पता है कि जो टाइम कांस्टेंट होता है वो होता है, टाइम कांस्टेंट होता है एल बाय आर। सो जो एल बाय आर वाला टर्म है, ये दोनों हमको, ये दोनों अगर इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों ऊपर और नीचे का टर्म ऐसे कैंसल आउट हो जाएगा। सो इसके बाद क्या होगा कि आई एम बाय आई एस एच इज इक्वल टू आर एस एच बाय आर एम। तो ये यही हमारा कंडीशन होता है टू एलिमिनेट द एरर ड्यू टू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी एरर ऐसे ये हो जाएगा। तो जो कंडीशन है वो है कि अगर टाइम कांस्टेंट ऑफ द शंट ब्रांच इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट ऑफ द मीटर, देन द फ्रीक्वेंसी एरर इज़ मिनिमाइज्ड। उसके बाद अभी समझते हैं एम आई टाइप ऑफ हम लोग वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर है, इसके ही पैरेलल में हम लोग एक कपलिंग कैपेसिटर और आर एस एच जोड़ देंगे। मतलब कि आर एस एच सीरीज़ में होगा टू वोल्ट मीटर पहले ही पैरेलल में होता है, और इसके आर एस एच के भी पैरेलल में एक तो हम लोग कैपेसिटर जोड़ेंगे। तो ये भी क्या होगा कि टाइम कांस्टेंट ऑफ द कैपेसिटर क्या होगा, आर सी हो जाएगा। टाइम कांस्टेंट ऑफ द कैपेसिटर आर सी हो गया। देन उसके बाद टाइम कांस्टेंट ऑफ द मीटर क्या होगा, इसका एल और आर है, इसका इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस। सो अभी हम क्या करेंगे कि दोनों को हम लोग इक्वल कर देंगे ऐसे करके, और सी का वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा। ये आर एस जो है वो नीचे चला जाएगा। सो एल बाय आर स्क्वायर इंटू 0.41 ये थियोरेटिकली हम मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो टाइप्स ऑफ एम आई इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, अट्रैक्शन टाइप और रिपल्शन टाइप। अभी समझते हैं हम लोग ये डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, या फिर इसी को ई एम एम सी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि फिक्स्ड और मूविंग कॉइल होता है, ये L1 और ये L2। सो आई करंट जो होता है वो फिक्स्ड कॉइल से चला जाता है। इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज़ होता है, और स्प्रिंग जो होता है वो सेंटर वो टॉर्क को कंट्रोल करता है। ये जो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग है ये तो मतलब तब आता है जब वो ज़ीरो पोजीशन पे रहेगा, तो और ये नीचे ना जाए इसकी वजह से एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज़ होता है। और कंट्रोल टॉर्क वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को काउंटर करता है। तो इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होता है एम। तो इंडक्टेंस जो होगा एल इक्विवेलेंट ड्यू टू बोथ ऑफ देम, वो होगा L1 प्लस L2 प्लस 2M। ये 2M जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस का है। तो नाउ अभी हम लोग जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा कि डी एल ई क्यू बाई डी थीटा, तो L1 और L2 तो कट जाएगा, यहाँ पे मिलेगा हमको डी एम बाई डी थीटा। तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अभी इसका निकलेगा ऑफ ई एम एम सी वो होगा 1/2 I1 I2 डी एम बाई डी थीटा। पर यहाँ क्या है कि ये 2 और ये 2 कट जाएगा। सो हमको मिलेगा टी डी इज इक्वल टू I1 I2 डी एम बाई डी थीटा। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ये डीसी सप्लाई के लिए, क्योंकि I1 और I2 के बीच में कोई भी एंगल नहीं है, ये डीसी में तो कोई एंगल होता नहीं है। पर एसी सप्लाई में क्या होगा कि देयर विल बी सम एंगल। सो एक अगर है IM1 साइन ओमेगा टी, दूसरा होगा IM2 साइन ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का फेज डिफरेंस आ गया, मतलब I2 जो होगा वो लैग करेगा। ये हो गया I1, ये हो गया I2, इनके बीच में अल्फ़ा एंगल रहेगा। सो अभी ये हो, अगर ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है टी डी इक्वल टू I1 I2 डी एम बाई डी थीटा, तो हम लोग ये I1 और I2 के जगह पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, IM1 साइन ओमेगा टी और IM2 साइन ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा। सो नाउ उसके बाद डी एम बाई डी थीटा भी यहाँ पे लिखा हुआ है। सो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा साइन ओमेगा टी डॉट साइन ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा डी एम बाई डी थीटा। पर ये क्या है कि ये इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्शन है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द टाइम। तो हम लोग को क्या करना है कि एवरेज निकालना है। तो एवरेज अगर निकालना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 1/2 पाई 0 से 2 पाई IM1 IM2 साइन ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा। सो IM1 IM2/2 कॉस अल्फ़ा डी एम बाई डी थीटा होगा। इसको सॉल्व करने से हमको साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा सॉल्व करने से हमको ये मिलेगा। सो IM1/√2 IM2/√2, ये तो RMS वैल्यू का होता है, रूट मीन स्क्वायर। सो टी डी एवरेज हमको मिलेगा
यहाँ पे टी डी एवरेज इक्वल टू आई वन आर एम एस कॉस एल्फा डी एम बाई डी थीटा। तो ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एवरेज में आर एम एस दोनों का आर एम एस यूज़ हुआ है और कॉस एल्फा जो कि दोनों के बीच में एंगुलर डिफरेंस है वो। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ डायनामोमीटर, पहला है डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर, फिर डायनामोमीटर टाइप एमीटर और डायनामोमीटर वोल्टमीटर। उसके बाद फिर है कि जो डायनामोमीटर होता है EMMC वो AC और DC दोनों मेज़र कर सकता है। ये 125 किलोहर्ट्ज़ तक ओनली मेज़र कर सकता है। आफ्टर 125 किलोहर्ट्ज़ हमको थर्मल और हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट लगेगा। अभी ये वाटमीटर जो है इसमें क्या होता है कि करंट कैरिंग कॉइल होता है, ये फिक्स्ड कॉइल होता है, और एक होता है ये वोल्टेज कैरिंग कॉइल या पोटेंशियल कॉइल या प्रेशर कॉइल। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगा होता है इन सीरीज़ विद द प्रेशर कॉइल, ये 10 किलो ओम का लगा रहता है। उसके बाद प्रेशर कॉइल जो रहता है ये हाईली रेजिस्टिव होता है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो वो शॉर्ट ही हो जाएगा नहीं तो। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल, फिक्स्ड एंड मूविंग कॉइल। फिक्स्ड कॉइल जो होता है उसका दो टाइप का कनेक्शन हो सकता है। 2 कॉइल होता है एक्चुअली फिक्स्ड कॉइल का, FC1 और FC2। ये सीरीज़ में यूज़ करते हैं जब लो करंट होता है, और पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं जब ये हाई करंट होता है। क्योंकि क्या है कि जो ये फिक्स्ड कॉइल होता है वो सेंसिटिव भी हो सकता है, तो सीरीज़ में वो ख़राब हो सकता है अगर हाई करंट फ्लो करेगा तो। और पैरेलल में क्या होगा कि हाई करंट जो होगा वो स्प्लिट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो एक के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। मूविंग कॉइल को क्या बोलते हैं, प्रेशर कॉइल भी बोलते हैं, पोटेंशियल कॉइल भी बोलते हैं और वोल्टेज कॉइल भी बोलते हैं। ये हमेशा हाईली रेजिस्टिव होना चाहिए, क्योंकि लो रहेगा तो ऑब्वियसली वो शॉर्ट हो जाएगा। अभी जैसे कि ये दिया हुआ है तो वोल्टेज V जो है, वोल्टेज V यहाँ पे अपीयर हो रहा है अक्रॉस दिस, और ये लैगिंग लोड है विथ पावर फैक्टर 5। सो यहाँ पे TD का जो वैल्यू आएगा वो होगा I1 I2 इंटू कॉस एल्फ़ा। कॉस एल्फ़ा क्यों रहेगा, कॉस एल्फ़ा जो रहेगा I1 और I2 का डिफरेंस होगा इंटू DM बाई डी थीटा। पर यहाँ पे क्या है कि जो I2 होगा वो V बाई RS होगा। RS कहाँ से आया, RS इसका रेजिस्टेंस है। सो एल्फा इज़ द एंगल बिटवीन I1 एंड I2, और I1 इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I इसीलिए क्योंकि ये जो I1 है ये तो यहाँ से आ रहा है, ये I और ये I1 तो सेम होगा। सो I1 इज इक्वल टू I, देन I2 का वैल्यू क्या होगा, I2 विल बी इक्वल टू लाइक दिस। I2 ऐसे जा रहा है तो ये V है और ये RS है, सो V बाई RS इज इक्वल टू I2। तो ये जो V है और ये जो V आ रहा है यहाँ पे V और I, ये तो सेम ही इसमें है। सॉरी, यहाँ पे I और I1 और I जो है वो तो सेम इसमें रहेगा, क्योंकि यही I जाके I1 जाके बाद में I बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो रहेगा I इज़ इक्वल टू I1 रहेगा, एंड यहाँ पर दूसरे में है I2 इज़ इक्वल टू I2 और V। तो I2 जो है इसके वजह से V बन रहा है, I2 इज़ इक्वल टू V बाई RS, तो ये भी सेम फेज़ में होगा, तो I2 इज़ इक्वल टू V। सो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा एंगल वो होगा अल्फ़ा का, विच इज़ इक्वल टू 5। सो TD इज इक्वल टू I1 I2 कॉस एल्फा DM बाई डी थीटा। नाउ I2 हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, V बाई RS, तो इसको ही ले जाके हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे I2 के जगह पे। सो इट विल बी V बाई RS। नाउ I इंटू वी होता है पावर, P इज इक्वल टू IV। सो ये हो गया TD का वैल्यू P एवरेज बाई RS DM बाई डी थीटा। नाउ आगे तो यहाँ पे क्या है कि जो टॉर्क है वो पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इससे हमको समझ में आता है कि जो स्केल होगा वो लीनियर स्केल होगा। सो वाटमीटर ओनली मेजर्स द एवरेज वैल्यू ऑफ द एक्टिव पावर। वाटमीटर रिएक्शन P इज इक्वल टू VI cos phi। तो यहाँ पे क्या है कि P एवरेज इज इक्वल टू PC, जो रीडिंग होगा उसको निकालना कैसा है, ये है प्रेशर कॉइल का वोल्टेज, मतलब ये इसमें जो वोल्टेज आ रहा है वो इंटू करंट कॉइल का करंट इंटू ये इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये इम्पीडेंस ट्रायंगल में जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर ये 200 वोल्टेज यहाँ पे अक्रॉस में है। सो 200 वोल्टेज एंगल 0। देन करंट क्या है, करंट तो हमको यहीं से पता चल जाएगा जो यहाँ पे लिखा था, I2 इज इक्वल टू V बाई RS। सो यहाँ पे V कितना है, 200 डिवाइडेड बाई 3 + J4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 53 नीचे में था, ये ऊपर चला जाएगा, सो इट विल बी -53.3। तो ये ऐसे ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो यहाँ पे 3 जो है वो बेस में रहेगा, 4 इसका ये होगा इम्पीडेंस। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो
ये cos 53.13 तो जो था इसको हम लोग ऐसे यहाँ से निकाल सकते हैं ट्रायंगल से। सो cos यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूस, सो बेस यहाँ पे था 3 और ये था 5, सो पावर हमारा निकलेगा 4800। देन अगर यहाँ पे ये कनेक्शन ऐसा है कि सिर्फ ये अक्रॉस द रेजिस्टेंस ये प्रेशर कॉइल लगा हुआ है, सो करंट यहाँ पे होगा 200/3+J4, क्योंकि करंट तो ये इतना ही फेच कर रहा है। करंट कॉइल जो जा रहा है करंट कॉइल के थ्रू वो तो इसी के लिए जा रहा है, सो इट विल बी 200/3+J4। सो ये हो गया इतना 40 एंगल -53। नाउ प्रेशर कॉइल वोल्टेज कितना मेजर कर रहा है, तो प्रेशर वोल्टेज 3I के अक्रॉस ही होगा, तो PC वोल्टेज इज इक्वल टू 3 × I विच इज़ इक्वल टू 3 × 40 एंगल -53.13। तो क्या है कि इन दोनों के बीच में कोई एंगल डिफरेंस नहीं है, तो cos 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि -53.13 माइनस ऑफ -53.13 हो जाएगा, सो ये ज़ीरो हो जाएगा। सो ये ज़ीरो यहाँ पे लिखा है, cos 0 1 होता है, तो आंसर निकलेगा 4800 हमारा 4800 वाट। इसी को अगर हम लोग P = I² R हम कर देंगे, I हमारा है 40, 1600 × 3 कर देंगे तो 4800 वाट मिल जाएगा। तो इससे ये डिपिक्ट होता है कि जो वाट मीटर होता है EMMC वो सिर्फ एक्टिव पावर को मेजर करता है। नाउ अगर हम लोग ये सर्किट डायग्राम में देखेंगे, इसमें क्या है कि ये जो प्रेशर कॉइल है ये खाली ये इम्पीडेंस वाले इमेजिनरी पार्ट से कनेक्टेड है। सो इसमें पहले हम लोग I निकालेंगे, क्योंकि I तो उतना ही फेच हो रहा है 200/3+J4, ये होगा 40 एंगल -53। देन उसके बाद फिर वोल्टेज निकालेंगे। वोल्टेज होगा यहाँ पर 800J है, सो इसका क्या होगा कि एंगल -53 एंगल 90, तो जो एंगल डिफरेंस बनेगा V और I के बीच में वो होगा 90 डिग्री का, क्योंकि ये J पार्ट भी होगा, ये तो पहले से था। सो नाउ यहाँ पर क्या होगा कि ये फाई = 90 डिग्री हो जाएगा। सो cos 90 हमको पता है 0, सो पावर विल बी इक्वल टू 0। पावर जो मेजर होगा यहाँ पे 0 मेजर होगा, क्योंकि प्रेशर कॉइल इसके अक्रॉस पे लगा हुआ है। नाउ सो वाट मीटर डू नॉट मेजर रिएक्टिव पावर। तो अभी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या होगा, व्हाट विल बी द वाट मीटर रीडिंग, वाट मीटर रीडिंग क्या होगा। सो यहाँ पे ये Z2 के अक्रॉस कनेक्टेड है, सो आंसर विल बी पावर मेजर्ड अक्रॉस द Z2 विल बी द रीडिंग। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा पावर मेजर अक्रॉस Z1 एंड Z2। अगर ऑप्शन में दिया है कि पावर मेजर अक्रॉस Z1 एंड Z2 एंड द करंट कॉइल, तो वो आंसर होगा, क्योंकि ये जो करंट कॉइल होता है इसके भी अक्रॉस में I² R लॉसेस होता है, तो वो भी मेजर हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें है कि जो प्रेशर कॉइल है उसको बाहर से कनेक्शन दिया हुआ है, उसको बाहर से कनेक्शन दिया हुआ है 240 एंगल 30 का। सो तब क्या होगा, सो हम लोग क्या करेंगे, पहले करंट निकालेंगे। करंट होगा 200/3+J4, क्योंकि करंट तो वो ले ही रहा है ऐसे करके, 200/3+J4 एंगल -53। नाउ प्रेशर कॉइल का क्या फिर होगा, क्या बोलते हैं उसका करंट क्या होगा। सो प्रेशर कॉइल के लिए होगा 240 - 30, क्योंकि ये तो बाहर से फेच हो रहा है। सो इन दोनों के बीच में हम लोग पहले डिफरेंस निकालेंगे 30, ये ऐसे हो रहा होगा, वोल्टेज आगे होगा करंट पीछे होगा। सो 30 -53 83.13 निकलेगा ये, तो ये इसका आंसर होगा पावर का। अभी ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हो, ये क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पे अगर प्रेशर कॉइल का वोल्टेज जैसे साइनसोइडल कंपोनेंट आ जा रहा है उसमें, और करंट कॉइल में भी 2+ ये ऐसे आ रहा है 2+4, सो 4 sin ωt, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो V = V0 + VM1 sin ωt + अल्फ़ा, VM1 sin 2ωt + अल्फ़ा आ रहा है, और I में भी वैसा ही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि बोथ शुड बी साइन कंपोनेंट, तो दोनों तो पहले साइन होना चाहिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और हमेशा क्या होगा कि ωt और ωt1 2ωt और 2ωt ऐसा ही कंपोनेंट को हम लोग साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। सो V0 I0 पहले जो रहेगा उसको हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या होगा कि VM1 और IM1 इनका जो कंपोनेंट है उसको लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, /2 कर देंगे, और क्या करेंगे कि ये जो अल्फ़ा और थीटा आया है, सो अल्फ़ा - थीटा कर देंगे, क्योंकि वोल्टेज तो आगे आगे रहेगा, इंडक्टिव लोड हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट लेके चलते हैं, तो सो ऐसे करके इसका पावर का इक्वेशन बन जाएगा। नाउ अगर ये जो ऊपर का क्वेश्चन था 3 + 2 sin ωt, तो इसमें क्या करेंगे कि हम लोग 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 6 मिल जाएगा। देन उसके बाद फिर था 2 था और यहाँ पे 4 था ना,
सो 2 × 4 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे क्या था कि cos 0 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो कोई अल्फ़ा और थीटा का वैल्यू दिया ही नहीं था, दोनों ओमेगा टी था। सो इट विल बी 6 + 4 10। नाउ अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि v इज इक्वल टू 2 sin ओमेगा टी, इट हैज़ नो DC वैल्यू। सो और यहाँ पे क्या है कि cos दिया हुआ है, तो हमको पता रहना चाहिए कि हमको अगर साइन से एक cos से अगर हमको साइन करना है, cos से साइन में जाना है अगर, तो क्या होगा कि जो cos में दिया हो साइन ही हो जाएगा, ये फाइ जो है उसमें 90 प्लस हो जाएगा, 90 + 5 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 90 + 5, 90 + 5, cos 5 में ही 5 प्लस जोड़ देंगे। सो इसको कन्वर्ट करने के बाद ओमेगा टी प्लस 90 यहाँ पे आ गया ना। उसके बाद क्या होगा कि ये 3 × 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें v में कोई भी ऐसे इंडिविजुअल कंपोनेंट नहीं है। सो 3 × 0 हो जाएगा, वो ये तो कट जाएगा। नाउ ये ओमेगा टी और ये ओमेगा टी था, सो 2 × 4 डिवाइडेड बाई 2 इतना पार्ट हो गया। एंड cos 90, बिकॉज जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो 90 का है, सो ये 90 हो जाएगा। cos 90 हमको पता है कि 0 होता है, सो 0 हो जाएगा इसका आंसर। नाउ ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 sin ओमेगा टी और यहाँ पे 2 sin ओमेगा टी दिया हुआ है, पर ऊपर वाले में sin 2 ओमेगा टी नहीं है, नीचे वाले में sin ओमेगा टी का नहीं दिया हुआ है। सो क्या होगा कि ओनली 6 × 4 24 ही इसका आंसर होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर है, इन दोनों में कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर भी इस 2 के लिए कुछ भी नीचे में नहीं है, सो इसको नेगलेक्ट कर देंगे। नाउ क्या करेंगे कि 3 है जो ये sin ओमेगा टी + 30, यहाँ पे जो cos था उसको कन्वर्ट करेंगे तो हमको मिलेगा sin ओमेगा टी + 60। सो 60 और 30 का यहाँ पे डिफरेंस है, सो cos 30 यहाँ पे आ जाएगा एंड 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2 होगा। यहाँ पे sin 2 ओमेगा टी है, तो ये तो कोई काम का नहीं, क्योंकि नीचे में कोई 2 ओमेगा टी नहीं है। फिर यहाँ पे भी 3 ओमेगा टी भी कोई काम का नहीं, क्योंकि ऊपर में कोई 3 ओमेगा टी का टर्म नहीं है। तो इसको सॉल्व करने से 3√3 हमको आंसर मिलेगा। उसके बाद है कि जो वाट मीटर कितना लगता है फॉर डिफरेंट फेजेस। सो पावर मेजरमेंट इन अ 3 फेज सर्किट, पहले है कि 4 वायर बैलेंस्ड के लिए कितना लगेगा, 4, फिर 3 फेज 4 वायर अनबैलेंस्ड और 3 वायर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड के लिए कैसा लगेगा। तो उसके पहले हम लोग एक बात समझ लेते हैं कि जो स्टार कनेक्शन होता है, स्टार कनेक्शन में जो VL होता है, वो √3 टाइम्स और VPH होता है। VPH ये न्यूट्रल में मेज़र होता है और VL जो होता है वो अक्रॉस दिस 2। सो ये होता है √3 VL IL cos phi, पर करंट तो सेम है, तो IL = IPH हो जाएगा। जो VL है इसमें √3 और मल्टीप्लाई होगा, तो 3 VPH IPH cos phi हो जाएगा। सो P ऑफ 3 फेज इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ P ऑफ सिंगल फेज। सिंगल फेज का 3 टाइम्स पावर 3 फेज में होता है। नाउ अभी हम लोग पहले देखते हैं कि 3 फेज 4 वायर बैलेंस में कैसे होता होगा। तो R फेज़ में हम लोग ये वाट मीटर लगा दिए हैं और ये जाके ये न्यूट्रल में लगा हुआ है। सो यहाँ पे क्या होगा कि P3 फेज इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 1 वाट मीटर। तो 3 फेज 4 वायर बैलेंस में क्या होगा कि एक ही वाट मीटर से वो मेज़र कर लेगा। फॉर बैलेंस मिनिमम 1 वाट मीटर इज़ रिक्वायर्ड, बिकॉज करंट ही सेम, करंट तो बैलेंस्ड है तो सब में करंट सेम होगा। तो ऐसे करके हम लोग ये निकाल लेंगे, न्यूट्रल से रिटर्न पाथ मिल जाएगा उसको। सो इन दैट वे इट विल मेजर बाय यूजिंग 1 वाट मीटर। अभी अगर 3 फेज 4 वायर अनबैलेंस दिया हुआ है, तो RYB है और यहाँ पे न्यूट्रल है, तो क्या होगा कि 3 फेज इसमें W1 + W2 + W3 हो जाएगा। RYBN में है तो 3 वाट मीटर आर रिक्वायर्ड, बिकॉज इन ऑल फेजेज द करंट आर डिफरेंट। तो यहाँ पे क्योंकि अनबैलेंस्ड दिया हुआ है, अनबैलेंस्ड में मतलब कि इन तीनों में करंट क्या हो गया, सेम हो गया, तो डिफरेंट करंट कॉइल्स हमको लगाना पड़ जाएगा। अभी 3 वायर बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड में क्या है, यहाँ पे क्या होगा कि न्यूट्रल का पाथ यहाँ पे नहीं होगा, न्यूट्रल का पाथ नहीं होगा, तो ये जो RYB है, B को हम लोग एज अ रिटर्न पाथ, मतलब बैलेंस अनबैलेंस्ड होगा तो कहीं से तो निकलेगा वो। सो इसे इसमें क्या है कि 2 वाट मीटर मेथड यूज़ करते हैं। P3 फेज इज इक्वल टू W1 + W2। नाउ अभी 2 वाट मीटर जो मेथड था ब्लॉन्डेल थ्योरम, वो समझते हैं हम लोग। अज्यूम करते हैं कि 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड है, ये बैलेंस लोड है। यहाँ पर क्या है कि ये से है Z एंगल फाई, ये इसका ये है इंडक्टिव लोड लगा हुआ है।
सो आई पी एच इज़ द फेज करंट, वी आर इज़ द वोल्टेज। यहाँ पे W1 लगा हुआ है, आई आर यहाँ से जा रहा है और ये आर वाई बी है। तो यहाँ पे क्या है कि 2 वाट मीटर लगा है, W1 W2, जो इसका वोल्टेज वाला है वो इसमें लगा हुआ है, बी में लगा हुआ है। नाउ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू टोटल 3 फेज पावर। तो फॉर वाट मीटर 1 हम लोग पहले देखेंगे। वाट मीटर 1 जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है आर और बी के बीच में। सो इसका जो वोल्टेज होगा वो होगा वी आर बी, और ये लाइन वोल्टेज है क्योंकि न्यूट्रल में नहीं मेज़र किया है। करंट कॉइल क्या होगा, वो होगा आई आर, करंट कॉइल का करंट होगा आई आर। सो अभी फेज़र डायग्राम से हमको निकालना पड़ेगा इन दोनों के बीच में जो वी आर बी और आई पी एच के बीच में डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या है कि ये वी आर है, वी बी है और ये है वी वाई। इनके पीछे पीछे ये आई वाई, आई बी और आई आर चल रहा है, इनका फाई इनका डिफरेंस बना रहा है हर जगह पे। और क्या है कि यही जो वी बी है हम लोग को क्या निकालना है, वी आर बी के बीच में निकालना है। ये हो गया आर, तो बी हम लोग क्या करेंगे, इसी का हम लोग ऑपोजिट निकाल लेंगे। सो ये हमारा वी बी माइनस वी बी बन जाएगा। नाउ इसका हम लोग वी आर बी में निकालेंगे, तो वी आर बी ऐसे जो निकलेगा। सो ये जो माइनस वी बी जब आया था यहाँ पे, तो ये 60 डिग्री का डिफरेंस बना रहा था क्योंकि पहले ये 120 था। सो नाउ वी आर बी और आई आर के बीच में हमको निकालना है। आई आर यहाँ पे था, वी आर बी और आई आर के बीच में। सो इनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो होगा 30 माइनस 5, क्योंकि ये पूरा 30 था और 5 तो इन दोनों के बीच में है। सो 30 माइनस 5 विल बी दैट W1 वी एल आई एल कॉस 30 माइनस 5। ये छोटा डायग्राम से समझ सकते हैं। ये वी बी जो है ये 60 में दोनों को ये कर देगा। नाउ ये जो वी आर बी था, सो ये 60 बन चुका था यहाँ पे पूरा। नाउ 60 को भी ये वी आर बी पैरेललोग्राम लॉ से ये बीच में काट लिया है। सो इसमें से भी जो 5 को डिवाइड कर देंगे तो 30 माइनस 5 हमारा इन दोनों के बीच में डिफरेंस बच जाएगा। सो ये कॉस 30 माइनस 5 यहाँ पे हो गया ना। उसके बाद में ये बैलेंस्ड लोड है, सो फेज़र है 120 डिग्री डिफरेंस। सो ये हो गया वी आर बी का ऐसे वैल्यू ना। उसके बाद W2 हम लोग देखते हैं, वी बी आई वाई कॉस 30 प्लस 5। उसके बाद हम लोग को ये W2 यहाँ पे कनेक्टेड है। W2 जो है वो B और Y के बीच में कनेक्टेड है। सो VB जो है उसको हम लोग ऐसे इधर पे ऑपोजिट करेंगे और ये हो गया VB और ये VY। सो ये VYB जो है उसको अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा VYB और IY के बीच में, VYB और IY के बीच में, सो वो होगा 30 प्लस 5। सो यहाँ पे 30 प्लस 5 लिखा हुआ है। अब W1 प्लस W2 हम लोग लिखेंगे। सो इट विल बी √3 VL IL cos 5। W1 माइनस W2 भी हम लोग निकाल लेंगे इसमें से ही। यहाँ पर फिर ये आइडेंटिटी यूज़ हुआ है। सो W1 माइनस W2 जो रहेगा वो उसका इतना वैल्यू आएगा, वो इससे निकालेंगे, वो होगा VL IL sin 5। तो sin 5 हम लोग को पता है कि रिएक्टिव पावर होता है, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो हमको रिएक्टिव पावर देगा और दोनों को ऐड करने से हमको ये पावर मिलेगा, एक्टिव पावर। अभी W1 माइनस W2 बाई W1 प्लस W2 जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सो VL कैंसिल हो जाएगा और हमको tan फाई इज इक्वल टू √3 W1 माइनस W2 प्लस W1 प्लस W2 मिलेगा। तो ये जो फाई है उसका वैल्यू ये निकलेगा। तो ये हमारा मतलब कितना इससे इंडक्टिव लोड है, वो फेस डिफरेंस V और I के बीच में पर फेस का वो हमको पता चल जाएगा। तो tan फाई का वैल्यू ये हो जाएगा। तो रिएक्टिव पावर ये हो जाएगा ऑफ द 3 फेस। तो ये टेबल से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इजीली हम लोग समझ सकते हैं। ये अगर फेस डिफरेंस 0 है तो क्या होगा कि cos 0 जो है वो 1 हो जाएगा, तो 0 यहाँ पर आ जाएगा। सो W1 हमारा निकलेगा cos 30 ही बच जाएगा। cos 30 होता है √3/2 VL/IL, √3/2 VL/IL, और W1 प्लस W2 ऐसा हो जाएगा W1 प्लस W2। सो जब प्योर रजिस्टर होगा तो W1 प्लस W2 हो जाएगा। फिर 30 में ऐसा होगा, यहाँ पे 30 माइनस 30 हो जाएगा और VL/IL बचेगा। फिर यहाँ पे ऐसा होगा W2 में, और ये कंक्लूजन W1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ W2।
उसके बाद फिर एट 60 डिग्री एंगल में क्या होगा, वैसे ही 60 डिग्री में क्या होगा कि एक जो वाट मीटर होगा वो ज़ीरो रीडिंग देगा W2। उसके बाद फिर 90 डिग्री में क्या होगा कि प्योर इंडक्टिव लोड होगा, सो W1 इज इक्वल टू माइनस W2 और P3 फेज इज इक्वल टू ज़ीरो। सो W1 इज इक्वल टू वी एल आई एल कॉस 30 माइनस 5 और W2 इज इक्वल टू वी एल आई एल कॉस 30 प्लस 5। तो 2 वाट मीटर मेथड में क्या होता है कि एक वाट मीटर जो होता है वो डबल ऑफ अनदर रीड करता है। अगर एक ऐसा क्वेश्चन है तो अगर एक दूसरे का डबल रीड कर रहा है तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री, जो पावर फैक्टर कितना होगा। उसके बाद फिर एक वाट मीटर अगर ज़ीरो रीडिंग कर रहा है तो जैसे यहाँ पे दिखा था वो था ये 60 डिग्री का, तो ये 60 डिग्री आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन में है कि व्हेन पावर फैक्टर इज़ लेस देन 0.5 एंड पावर फैक्टर एंगल इज़ ग्रेटर दैन 60 डिग्री, सो W2 इज इक्वल टू वी एल आई एल कॉस 30 प्लस 5। तो ये क्या होगा कि 90 से ऊपर चला जाएगा ये। तो इससे क्या होता है कि जो वाट मीटर का रीडिंग होता है वो नेगेटिव में जाना शुरू कर देता है। तो ये नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एवरेज और वो माइनस में होगा। सो वन ऑफ द वाट मीटर विल रीड द नेगेटिव टू अवॉइड दिस स्वैप द वाट मीटर कनेक्शन ऑफ करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल। तो या तो करंट कॉइल या फिर प्रेशर कॉइल का हमको स्वैप करना पड़ेगा। So when the power factor is greater than 60 degree, one watt meter reads negative and then to measure this negative reading, the pressure and current coil has to be swapped. तो अभी 1 वाट मीटर मेथड हम लोग देखते हैं फॉर मेजरिंग द रिएक्टिव पावर। तो इसमें क्या करेंगे कि सिर्फ एक करंट कॉइल जो है वो R में जाएगा और ये B और Y जो है तो इसका कनेक्शन ऐसे रहेगा, ये अक्रॉस में कनेक्टेड होगा विथ अ रेजिस्टेंस हियर। तो इन दिस मेथड करंट कॉइल इज कनेक्ट टू वन फेज एंड प्रेशर कॉइल इज कनेक्टेड टू रिमेनिंग 2 फेजेस। सो वाट मीटर का कनेक्शन कैसे होगा, वाट मीटर का कनेक्शन जो है वो है पीसी वोल्टेज में बी वाई है, बी और वाई, और करंट कॉइल में आई आर है। सो नाउ रीडिंग कैसा होगा, बी वाई, ये बी वाई में कनेक्टेड है तो बी वाई आई आर मतलब कि लाइन करंट है, ये लाइन करंट फेज करंट सेम होता है इसमें। सो इट विल बी इक्वल टू माइनस वी एल आई एल साइन 5। तो माइनस आ रहा है यहाँ पे, तो ये था वी आर वी बी और वी वाई, तो हमको बी वाई में निकालना है। सो वाई को हम लोगों ने इधर पे लाया है, माइनस वी वाई हो गया और वी बी वाई इधर बन रहा है और आई आर के बीच में है, तो आई आर तो इधर है करंट कॉइल और ये वी बी वाई जो है ये प्रेशर कॉइल है। तो इन दोनों का जो एंगुलर डिफरेंस बन रहा है वो हो रहा है 90 प्लस 5, यहाँ तक 90 था प्लस फिर 5 हो गया है। अगर हम लोग फिर इसको स्वैप कर दे रहे हैं ऐसे करके, यहाँ पर जो पहले लगा था उसको स्वैप कर रहे हैं, सो प्रेशर कॉइल वोल्टेज जो रहेगा वो होगा वी वाई बी और करंट कॉइल आई आर हो जाएगा वी वाई बी और ये आई आर हो जाएगा। सो अभी क्या होगा कि ये जो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा था 90 माइनस 5, तो वी एल आई एल साइन 5 हमारा बन जाएगा। तो ये तो रिएक्टिव पावर जो ये वी एल आई एल हमको पता है कि साइन 5 वाला जो होता है वो रिएक्टिव कंपोनेंट होता है। सो क्या होगा कि जो रिएक्टिव पावर ऑफ 3 फेज विल बी वी एल √3 W, क्योंकि ये तो हमको सिंगल फेज का दे रहा था, इसी में हमको √3 अगर कर देंगे, एक ही वाट मीटर का रीडिंग था वो, तो ये हमको √3 W करने से हमको हम 3 फेज का रिएक्टिव पावर कितना मेजर हो रहा है वो पता चल जाएगा। अब ये क्वेश्चन में दिया है कि 2 वाट मीटर है, इसका रीडिंग है 200 और 50। तो द रीडिंग ऑफ वन ऑफ द इस प्रेशर कॉइल इज रिवर्स्ड। सो रिवर्स करने के बाद क्या होगा, फाइंड द टोटल 3 फेज पावर। तो W1 W2 इतना है, रिवर्स हमने W2 को कर दिया तो पावर क्या निकलेगा, 150 वाट निकलेगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन है ये है कि एरर इन वाट मीटर में कैसे कैसे एरर होता है। तो वाट मीटर में जो एरर होता है वो ड्यू टू प्रेशर कॉइल का कनेक्शन की वजह से होता है, अगर उसको रिवर्स में कनेक्ट कर दी, लोड साइड में कनेक्ट करने से या सोर्स साइड में कनेक्ट करने से। फिर दूसरा है कि थ्रू द करंट फ्लोइंग थ्रू करंट कॉइल, क्योंकि करंट में भी वो जो करंट कॉइल में I² RC लॉसेस होता है वो भी फैक्टर में आ जाता है। एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल का इंडक्टेंस, जो ये प्रेशर कॉइल लगा हुआ है उसका इंडक्टेंस वो भी काउंट में आ जाता है। एरर ड्यू टू स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड और एरर ड्यू टू फ्रीक्वेंसी। सो एक एक करके समझते हैं हम लोग। फिर पहला है कि एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल कनेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि MLCB होता है, M होता है मेन, फिर L होता है लोड साइड में लग गया, फिर C होता है कॉमन हो गया यहाँ पे, और V हो गया वोल्टेज यहाँ पे हो गया।
तो सोर्स साइड कनेक्शन में क्या होता है कि ये इस साइड में कनेक्टेड होता है, एम और एल, एम और एम और सी। उसके बाद फिर लोड साइड में ऐसे कनेक्शन हो जाएगा। सो वाट मीटर का फिर हम लोग आगे देखते हैं। ए में हम लोग देखते हैं कि प्रेशर कॉइल इज़ कनेक्टेड ऑन द सोर्स साइड। अगर सोर्स साइड में ऐसे करके कनेक्टेड है तो क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि जो ट्रू रीडिंग आना चाहिए वो होगा वी आई कॉस फाई प्लस जो मेजर्ड पावर होगा, क्योंकि ये आर सी यहाँ पर बीच में आ गया, वो होगा आई स्क्वायर आर सी। सो मेजर्ड में से ट्रू अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग को आई स्क्वायर आर सी बाय पी टी मिलेगा। ये एरर होता है एम टी टी, इसको याद रखने के लिए, मेजर्ड माइनस ट्रू डिवाइडेड बाय ट्रू। तो ये हमारा निकलेगा ऐसे करके परसेंटेज एरर। तो ये जो हम लोग यूज़ करते हैं ये सोर्स साइड वाला एप्लीकेशन ये तब यूज़ करते हैं जब हमको लो करंट का एप्लीकेशन होता है, क्योंकि करंट कम होगा तो हमको एरर का मार्जिन भी कम हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको परसेंटेज एरर पता करना है। तो यहाँ पे करंट 20 एम्पियर है, 20 का होल स्क्वायर इंटू आर, आर क्या है 0.2 डिवाइडेड बाय पी टी क्या है यहाँ पे 20 इंटू 200 वी आई हो जाएगा, तो 2% एरर निकलेगा। अभी लोड साइड कनेक्शन हमको दिया हुआ है, अगर ये ऐसे करके कनेक्ट होगा तो इसमें क्या होगा कि जो प्रेशर कॉइल है उसमें जो रेजिस्टेंस है आर एस, उसके वजह से एरर आ जाएगा वी स्क्वायर बाय आर एस। सो ये होगा एक्चुअल वैल्यू जो आना चाहिए और ये होगा मेजर्ड वैल्यू। सो परसेंटेज एरर कुछ इतना निकलेगा वी स्क्वायर बाय आर एस इंटू पी टी है एक्चुअल ट्रू वैल्यू। सो जो हम लोग ये यूज़ करते हैं एक्चुअली जब ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग करते हैं ओ सी और एस सी टेस्ट। सो ओ सी में क्या होता है कि यहाँ पे करंट कम होता है ओपन सर्किट में, तो ये हम लोग क्या करते हैं कि सोर्स साइड वाला प्रेफर करते हैं, जो सोर्स साइड वाला ये वाला कनेक्शन ये जो है ये वाला, क्योंकि इसमें क्या होगा कि करंट कम होगा तो हमको एरर हमको मिनिमाइज़ करना है टेस्ट के टाइम पे। उसके बाद फिर एस सी में क्या होगा कि वोल्टेज कम होगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं तो वोल्टेज कम होता है, करंट हाई हो जाता है, तो तब हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं लोड साइड वाला कनेक्शन, ताकि हमको मार्जिन एरर ऑफ मार्जिन कम मिले। उसके बाद फिर एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल, करंट फ्लोइंग थ्रू करंट कॉइल। सो प्रेशर कॉइल में क्या होता है, प्रेशर कॉइल का इंडक्टेंस रहता है। सो एक तो कंपनसेटिंग कॉइल हम लोग जोड़ते हैं यहाँ पे, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल करंट फ्लोइंग थ्रू करंट कॉइल, कंपनसेटिंग कॉइल इज़ कनेक्टेड। तो ये जो कंपनसेटिंग कॉइल कनेक्टेड होता है ये लोड साइड से जाता है, लोड साइड से जा रहा है फ्रॉम लोड साइड। तो ये क्या करेगा कि हैज़ इसका रेजिस्टेंस लो होता है और कनेक्टेड ऑन द लोड साइड। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल का इंडक्टेंस, तो पहले देखते हैं कि विदाउट इंडक्टेंस क्या होता है। सो विदाउट इंडक्टेंस जो टी डी का वैल्यू होता है वो ये होता है, टी डी हम लोग को पता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पी एवरेज होता है, जैसे ऊपर पहले देख चुके हैं। सो पी एवरेज है वी आई कॉस फाई, ट्रू पावर है। सो टी डी इजिकल टू पी एवरेज बाय आर एस डी एम बाई डी थीटा। नाउ डेरिवेशन विद प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस जब हम लोग देखते हैं तो इंडक्टेंस का इसका एल और आर भी आ जाता है, ये जो प्रेशर कॉइल है उसका जेड इजिकल टू आर प्लस जो ओमेगा एल, ये होता है प्रेशर कॉइल इम्पीडेंस। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि ट्रायंगल बनेंगे, पहले आर तो हमेशा नीचे आता है, ये ओमेगा एल यहाँ आ गया और जेड इसका इधर आ गया। ये है एक लैगिंग लोड, 5 बीटा से इसको लैग करा रहे हैं। सो टैन बीटा का वैल्यू ये हो जाएगा, टैन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस और कॉस बीटा बेस बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे क्या होगा कि वी और आई जो है ये एक तो फेज़र डायग्राम बनेगा, ये आई वन इज इक्वल टू आई है, ये क्या करेगा कि लैगिंग लोड है तो वोल्टेज लीड करेगा और करंट लैग करेगा, ऐसा बनेगा ये। एंड उसके बाद क्या है कि बीटा इसमें वी और आई टू में फेज डिफरेंस है। सो हमको पता है कि टी डी इज इक्वल टू आई वन आई टू कॉस अल्फा डी एम बाई डी थीटा है, यहाँ आई वन इज इक्वल टू आई है क्योंकि ये ऐसे जा रहा है स्ट्रेट लाइन में। उसके बाद फिर आई टू इज इक्वल टू वी बाय जेड पी हो जाएगा, क्योंकि वी ये इसका क्रॉस में कनेक्ट है तो वी बाय आर हो जाएगा। और एंगल बिटवीन आई टू एंड आई वन, आई टू और आई वन के बीच में जो एंगल है वो कितना होगा, आई टू और आई वन के बीच में जो एंगल है वो होगा, ये पूरा तो फाई था वी और आई के बीच में, और आई टू और इनके बीच में होगा बीटा माइनस फाई माइनस बीटा सॉरी। सो ये हो जाएगा कॉस फाई माइनस बीटा। अभी ये जो कॉस बीटा था इज इक्वल टू आर एस बाई जेड एस, ये हम लोग ऊपर देख चुके थे। सो क्या होगा कि कॉस बीटा बाय आर एस इज इक्वल टू 1 बाय जेड पी निकल जाएगा हम लोगों का।
सो क्या करेंगे कि अभी मेजर्ड पावर जो निकलेगा वो रहेगा, ये टी डी का जो वैल्यू रहेगा वो इतना रहेगा, वी आई कॉस बीटा कॉस फाइव माइनस बीटा डिवाइडेड बाय आर एस। तो ये जो रहे ये मेजर्ड पावर है। मेजर्ड पावर क्या है, वी आई कॉस बीटा कॉस फाइव माइनस बीटा। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ट्रू पावर इतना निकलेगा और मेजर्ड पावर इतना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि हमको पता है कि टॉर्क जो रहेगा वो तो टी डी रहेगा, वो मेजर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेजर्ड पावर होगा। सो ये होगा वी आई कॉस बीटा कॉस फाइव माइनस बीटा। अभी करेक्शन फैक्टर क्या होता है, करेक्शन फैक्टर मतलब कि ये जो मेजर्ड हुआ है इसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमको ट्रू वाला मिल जाएगा, मतलब ये वी आई कॉस फाइव मिल जाएगा, तो इसको ही बोलते हैं करेक्शन फैक्टर। what to multiply to get pt, correction factor is defined as the ratio of the true power to the measured power, ये भी बोल सकते हैं। तो अभी क्या है कि जो इसका हमको वी आई कॉस फाइव और वी आई कॉस बीटा कॉस फाइव माइनस बीटा है, इन दोनों का रेशियो ले लेंगे हम लोग। तो क्या होगा कि वी आई तो कट जाएगा, हमको मिलेगा कॉस फाइव बाय कॉस बीटा फाइव माइनस बीटा। तो माइनस तब रहेगा जब लैगिंग लोड है, ये प्लस तब हो जाएगा जब ये लीडिंग लोड होगा। तो ये होगा इसका परसेंटेज एरर का फॉर्मूला, पी टी बाई पी एम कॉस फाइव कॉस बीटा कॉस फाइव माइनस बीटा। सो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको एरर मिलेगा, परसेंटेज एरर का दूसरा ये वो होगा कि पी एम माइनस पी टी बाई पी टी। तो एरर का ही फॉर्मूला यहाँ पे tan फाइव tan बीटा होता है, ये इंपॉर्टेंट एक है। tan फाइव tan बीटा जो रहेगा यही एरर का अगर हमको निकालना तो दूसरा मेथड है। सो पी एम का वैल्यू नहीं निकलेगा जो कि मेजर्ड वैल्यू है, पी एम इज इक्वल टू पी टी प्लस माइनस पी टी tan फाइव tan बीटा। तो ये इसीलिए क्योंकि तो हमको यहाँ से पता चल रहा है कि पी एम इज़ ग्रेटर देन पी टी, जो भी मेजर्ड वैल्यू होगा वो पी टी से ज़्यादा होगा जब वो लैगिंग होगा, और लीडिंग के टाइम में पी एम इज़ लेस देन पी टी। सो जो मेजर्ड वैल्यू होगा वो कम ज़्यादा होगा डिपेंडिंग ऑन द पावर फैक्टर। इन केस ऑफ लैगिंग ये ज़्यादा होगा, सो मीटर हाई रीड करेगा। जब ये लीडिंग होगा तो यहाँ पे माइनस रहेगा और लैगिंग के लिए प्लस हो जाएगा, तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। सो ये है नाउ पी एम इज इक्वल टू पी टी प्लस वी आई साइन फाइव टेन बीटा, वी आई साइन फाइव टेन बीटा, पी एम माइनस पी टी इज इक्वल टू वी आई साइन फाइव टेन बीटा, ये होगा मेजर्ड में। तो अगर पावर फैक्टर ज़्यादा होगा तो साइन फाइव कम हो जाएगा, सो इससे क्या होगा कि पी एम माइनस पी टी ये जो है वो कम हो जाएगा, और अगर पावर फैक्टर कम रहा तो साइन ज़्यादा हो जाएगा और पी एम माइनस पी टी ज़्यादा हो जाएगा। तो फॉर लो पावर फैक्टर दिस वाट मीटर गिव्स लार्ज एरर, सो वी विल नॉट यूज़ दिस। लो पावर फैक्टर के लिए क्या होगा कि ज़्यादा एरर आ जाएगा, यहाँ पे पी एम माइनस पी टी ज़्यादा हो जाएगा। सो फॉर लो पावर फैक्टर एल पी ऑफ वाट मीटर इज़ यूज्ड। एल पी ऑफ वाट मीटर ऐसा होता है, इसमें कंपनसेटिंग कॉइल लगा होता है और यहाँ पे आर सी लगा हुआ रहता है। तो पी इज इक्वल टू वी आई कॉस फाइव होता है, आई इज इक्वल टू पी बाई वी कॉस फाइव होता है। सो मोर करंट लोड साइड कनेक्शन इज़ यूज्ड, ज़्यादा करंट यूज़ होता है एट लो पावर फैक्टर टू एलिमिनेट एरर ड्यू टू फ्रीक्वेंसी। कपलिंग कैपेसिटर इज़ यूज्ड, तो यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर यूज़ होता है, इसका टाइम कांस्टेंट आर सी एस होता है और इंडक्टेंस जो होगा वो होगा ऑफ द प्रेशर कॉइल एल पी बाई आर। तो दोनों को इक्वल करने से जो सी सी का वैल्यू है वो इतना निकलेगा 0.41 एल पी बाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर जो है वो यहाँ से इधर चला जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस वाज कॉजिंग एरर, प्रेशर कॉइल का जो इंडक्टेंस है उससे एरर और आ रहा था, तो टू अवॉइड दिस कैपेसिटर इज़ यूज्ड।